डिफिनेशन, हाँ तो बात नहीं, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। अगर हाँ करवाएंगे, सब घबराइए मत एकदम। देखिए इन लोगों का, अगर भी एफ एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, तो भी एफ का कोई एक ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस को लिनियरली स्पैन करे और वो जो यस है वो एलआई हो, यह कंडीशन। भी एफ आपका वेक्टर स्पेस हो और यस भी एफ का एक ऐसा सबसेट जो भी के एलिमेंटों को लिनियरली स्पैन करे, या भी के एलिमेंट जो हैं यस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखे जा सके। भी का कोई भी एलिमेंट उठाएं, है ना, दैट एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। स्पैन करने का मतलब यह, या ये भी कर सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एस जनरेट्स द एलिमेंट ऑफ भी, है ना, यस का एलिमेंट जो है वो भी के एलिमेंट को क्या करे, जनरेट करे। मतलब यस के एलिमेंटों से कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके जोड़ ओड़ दें तो भी का एलिमेंट आ जाना चाहिए, ऐसा जनरेट करने का मतलब ये चीज होता है। बात समझ में आ रही है? या भी के एलिमेंट को देखें तो भी का वह एलिमेंट, है ना, कंफर्म यस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में क्या हो, दिखाई दे। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कि यस क्या करे, भी को स्पैन करे। बात समझ में आ रही है? ये तीनों बातें, तीनों लैंग्वेज एक ही होता है। तो यस अगर भी एफ का सबसेट हो और वह यस इस तरीके का कंडीशन होल्ड करे, वो भी को स्पैन करे और ये यस क्या हो, एलआई हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो भी एफ का ऐसा सबसेट जो होता है उसे हम कहते हैं भी एफ का बेसिस, तो वो बेसिस कहलाता है। अब जैसे बेसिस में, जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वेक्टर स्पेस के रूप में ले लेता हूँ R2R। ठीक है, कहीं ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, है ना, एक सिंबल दिया था, कुछ है नहीं विशेष। तो भी जो लीजिए R2R है, ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर स्पेस है ऑर्डर पेयर का सेट है हमारा, वो पूरा वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, रियल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस के रूप में कौन काम करता हुआ दिखाई देगा, 1 0 0 1, ये आपको बेसिस का काम करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी वेक्टर स्पेस के मोर देन वन बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि जितने भी बेसिस हो एग्जिस्ट करें, 10 20 50 जितने बेसिस एग्जिस्ट कर जाए किसी वेक्टर स्पेस के, वो हो सकते हैं, उसमें एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट हर बेसिस में क्या होंगे, सेम होंगे। बस समझ, नंबर ऑफ एलिमेंट हर बेसिस में सेम होंगे। तो ये आपका बेसिस है। तो ये बी जो यहाँ बी है ना, यह बी जब बेसिस ऑफ R2R, बेसिस ऑफ R2R, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे ना, कोई भी अगर आप ले लो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप ए बी, भाई भी में कौन एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए भी से, बस समझ में आ रही है? तो उस एलिमेंट को बड़े आसानी से आप इस तरीके से A1, 0 और प्लस B 0, 1, इस तरीके से 1 0 और 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देख सकते हैं। मतलब है ना, ईच एलिमेंट्स ऑफ R2R कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 1 0 एंड 0 1, या एलिमेंट्स ऑफ एस सॉरी बी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा, है ना, हर एलिमेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पैन कर रहा है, मतलब जो यहाँ पे बी है ना, यह बी बड़े आसानी से जो R2R है उसको क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है, उसको स्पैन कर रहा है। साथ ही साथ ये जो बी है वो आपका एलआई भी है, बी इज आल्सो एलआई, है ना, लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो आसानी से, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट मान लो A1 ले लिया बेटा, A2 ले लिया, फील्ड से ले लिया, तो नियम हमारा होता है कि A1 1 0 और प्लस का A2 0 1 और इज इक्वल टू 0 देखना चाहें, और फिर देखेंगे 0 कब दिखाई देता है, क्या A1 A2 को 0 होने दिखाई देता है, कोई नॉन जीरो भी है तब भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो गुणा करोगे आपको क्या मिल जाएगा, है ना, आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से, A1 भी 0 मिलेगा और A2 भी 0 मिलेगा, है ना भाई। गुणा कर दो तो ये A1 0 और फिर आपका 0 A2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे से कम ये मतलब क्या, 0, 0, तो आपको मिल जाएगा A1 भी 0 मिलेगा और क्या मिलेगा, A2 भी 0 मिलेगा, है ना। इसका मतलब कि हमारा B क्या होगा, LI भी होगा। तो बेसिस से काम कर रहा है। इसी तरीके से, है ना, हम और भी तमाम स्थिति, मान लीजिए V इज इक्वल टू अगर हमारा R3R है, तो R3R ये भी वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए बेसिस से काम कौन करेगा, 1 0 0, है ना, 0 1 0 और 0 0 1, ये आपका बेसिस से काम करेगा। फर्स्टली सर LI चेक करेंगे बेसिस है, फर्स्टली क्या पहले LI चेक करेंगे बेसिस, मतलब बेसिस चेक करें, बेसिस में ही तो LI चेक करते हैं। अच्छा, आप अगर स्पैन चेक करेंगे कि LI चेक करेंगे, देखो चेक दोनों करना है आपको, स्पैन करते हुए देखना है उसको और LI भी देखना है।
याद रखिएगा, आप चेक दोनों करना। हाँ, किसी तरीके से आपको हिंट मिल गया या कोई कंफर्मेशन हो गया कि नहीं ये तो जनरेट करवे करेगा, तब खाली एलआई चेक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो लेकिन नियमता हम दोनों चेक करेंगे, उसमें पढ़ा दूसरा कोई मैटर नहीं है कि नहीं पहले एलआई चेक करेंगे पहले स्पैन चेक करेंगे, दोनों चेक करना है। चाहे आप पहले स्पैन करते हुए देख लें बाद में एलआई चेक करें, या पहले एलआई आप चेक कर लें बाद में स्पैन करते हुए देखें, है ना? उससे कुछ हाँ, तो अगर उसमें इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फेल कर गया तो वो बेसिस नहीं होगा। बेसिस होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई एक भी फेल कर जाए, मतलब मान लीजिए स्पैन कर रहा है लेकिन एलआई नहीं है, स्पैन कर रहा है लेकिन एलआई नहीं है तो बेसिस नहीं होगा। या मान लीजिए एलआई है स्पैन नहीं कर रहा तभी वो बेसिस नहीं होगा। बेसिस होने के लिए दोनों कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बेसिस। इसे मान लीजिए हमारे पास अगर V इज इक्वल टू RnR हो जाए, है ना, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाए इस तरीके से, इसमें जो भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगे इस V में वो n टपल्स के रूप में दिखाई देंगे। किस रूप में? n टपल्स, या 3 टपल्स बोला जाता है ना, n टपल्स के रूप में दिखाई देंगे। और इसका जो बेसिस होगा वो कुछ इस तरीके होगा, मतलब 1 0 0, ये आपका 0 मतलब कहाँ तक n टाइम्स, है ना, ये इस तरीके से, फिर 0 1 0 0 ऐसे चलता जाएगा इस तरीके से, और लास्ट में 0 भी, और फिर ऐसे कंटिन्यू होते हुए 0 0 0 करते हुए nवें नंबर पे आके 1 आएगा आपका। n टपल है ना, जैसे 3 टपल है तो तीसरे नंबर पे 1 आया, है ना। उसी तरह से n टपल है तो लास्ट में nवें, जब nवां टर्म देखेंगे उसका, है ना, nवां एलिमेंट देखेंगे तो वो इस तरीके दिखाई देगा, उसमें nवें पोजीशन पे आपको 1 दिखाई देगा। तो ये इसका बेसिस से काम करेगा। ठीक है, तो सर ये लाई रहे तो लीनियर स्पेन नहीं होता है, जैसे ये लाई है छेद तो ये लाई है। पहले रुक जाओ 1 मिनट, आप लोग काहे इतना कंफ्यूजन में हैं? बहुत ही सीधी सी बात है, अगर VF वेक्टर स्पेस है उसका कोई भी सबसेट है उसको हम बेसिस तब कहेंगे जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और साथ ही साथ वो स्पैन करेगा V को। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल कर गया तो बेसिस नहीं होगा, सीधी सी बात है। अनावश्यक दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको हमको लग रहा है कि कहीं कुछ क्वेश्चन करने में आप लोग, है ना, अक्सर मैं बता दूं आपको, किताबों में जब कभी बेसिस को हमको चेक करना होता है तो लोग खाली एलआई चेक करके छोड़ देते हैं। कुछ किताबों में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि चेक करना कि बेसिस है कि नहीं है, खाली देख लिया एलआई है, लिख दिया है बेसिस, स्पेन करता हुआ शायद कहीं पे नहीं देखा हुआ है, ऐसा भी किताब आपको मिल जाएगा। बट एक्चुअल में आप जान लीजिए कि आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है। आप जब भी आप दिखाएंगे तो दोनों चीज़ चेक करके दिखाएं कि हाँ ये हमारा जो सेट है वो V को अगर स्पैन कर रहा है, वो एलआई है, तब जाके वो बेसिस कहलाएगा। अगर कोई एक कंडीशन भी होल्ड नहीं किया तो बेसिस नहीं होगा। बेसिस होने के लिए दोनों चीजें होल्ड होनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं जिस तरह का बेसिस यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो बेसिस में ले रहा हूँ जिस तरह का, बड़ा आसानी से मैं उठा के ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 0 1, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में ले लिया, इसमें मैंने इस तरीके से ले लिया, बड़े आसानी से मैं बेसिस अपने से कंसीडर कर ले रहा हूँ, सही बेस अपने स्थान पे, क्योंकि जो मैं बी के रूप में ले रहा हूँ एलआई भी है, स्पैन भी करता हुआ दिखाई देगा, है ना। इसको भी देखेंगे आप, यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे ABC टाइप का दिखाई देगा 3 टपल के रूप में, और वो ABC A 1 0 0 प्लस B 0 1 0 प्लस C 0 0 1 के रूप में आराम से स्पैन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ये भी दिखाई देगा। तो ये जो इस तरह का बेसिस होता है जो हम इस तरह से ले रहे हैं, जो ये यहाँ पे ले लिए बेसिस में, इसको चलो नाम दे देता हूँ B1, इसको नाम दे देता हूँ मान लीजिए इस वाले को B2, इसको डाल देता हूँ B3। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से मैं जो ले लिया यहाँ पे B1 B2 B3, तो ये जो B1 B2 B3 ये सब है ना, ये सब कैसे है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ये सब स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, है ना, और इनको यूजुअल बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, B1 B2 B3 जो भी यहाँ पे लिया गया है ना, B3 आर कॉल्ड, इनको हम लोग कहते हैं यूजुअल आर स्टैंडर्ड बेसिस। ये स्टैंडर्ड बेसिस के नाम से जाने जाते हैं। और भी कई बेसिस हो सकते हैं किसी वेक्टर स्पेस के, और भी कई बेसिस हो सकते हैं किसी वेक्टर स्पेस के। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन ये सब क्या होते हैं, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस आंख मूंद के लीजिए, वो होल्ड करेगा इस केस में। बात समझ में आ रही है? तो इनको स्टैंडर्ड बेसिस या यूजुअल बेसिस कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोई वेक्टर स्पेस VF कैन हैव, वो रख सकता है मोर देन 1 बेसिस, उसके पास एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, मोर देन 1 बेसिस, बट the number of element in each basis set, हर बेसिस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए। सॉरी मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दो, नंबर ना, कोई एलिमेंट नहीं सेम। एलिमेंट सेम होने की कोई एलिमेंट, भाई एलिमेंट सेम हो जाएगा तो बेसिस सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? नंबर ऑफ एलिमेंट,
नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। मान लीजिए इसको स्पैन करने वाला कोई दूसरा भी बेसिस होगा, है ना, तो उसमें मान लीजिए 1 0 0 1 के अलावा कोई और भी इसको स्पैन कर रहा है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 ही होगा। मतलब इसके इस वाले वेक्टर स्पेस के बेसिस में चाहे जितने बेसिस इसके हो सकते हैं पॉसिबल, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 ही होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये आपका वेक्टर स्पेस में कितने बेसिस बन सकते हैं, तो ये भी आप कंफर्म नहीं बता सकते कितने बेसिस बन सकते हैं, है ना। ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसको चेक करना है आपको, और ऐसे हम कितना बनाएंगे वो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बस समझ में आ रही है? बस आपको इतने ध्यान रखना है कि हाँ, एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, है ना, और हर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, चाहे जितने बेसिस एग्जिस्ट करें, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सब में सेम होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब हर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम होगा। इसी बात आपको आता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पता नहीं। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना, किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस सेट। किसी भी वेक्टर स्पेस के इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस सेट ऑफ वेक्टर स्पेस V of is called dimension of vector space. Dimension of vector space. बात समझ में आ रही है? किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसका डायमेंशन होता है। मतलब हर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फिक्स होता है। मैंने बोला एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं। इसका मतलब हर वेक्टर स्पेस डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, फिक्स होता है। फिक्स होता है, सेम नहीं, फिक्स होता है। आप कहेंगे डायमेंशन फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशन ऑफ R2R, मैं R2R वेक्टर स्पेस के डायमेंशन की बात करूं तो आपने एक तो इसका बेसिस देख ही लिया है ना, तो ये 2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ अगर मैं बोलूं R3R के मैं डायमेंशन स्पेस की बात करूं यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से डायमेंशन RnR की मैं बात करूं, है ना, तो ये आपको दिखाई देगा n के रूप में। ये स्टैंडर्ड आपके पास एग्जांपल है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? नहीं, और सब में भी होंगे। ये तो मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसका कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये तो होगा करेगा, जिसके बारे में हमें पता होता है कि यानी ये इसका बेसिस के रूप में काम करेगा, और जब ये बेसिस रूप में काम करे तो इसका डायमेंशन। मतलब ये नहीं कि R2R का यही बेसिस होगा, इसके अलावा ही बेसिस होंगे, बट वो कौन होगा मुझे अभी नहीं पता। पसंद मायने वो आप भी नहीं बता सकते कि कौन होगा। हाँ, कोई आपको दिया है, आप चेक करके बता सकते हैं कि वो है कि नहीं उसका, ये कर सकते हैं। बस समझ में आ रही है ऐसा। लेकिन हाँ, अब इसमें R2R का एक स्टैंडर्ड बेसिस, यूजुअल बेसिस होगा, वो ये होगा जो आसानी से बता सकते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है कि हाँ ये तो होगा करेंगे, तो है ना। तो वो चीजें जब भी एग्जांपल दिए जाते हैं तो उसी में बेस दिए जाते हैं। ये नोट कर लीजिए आप। केवल डिफिनेशन लिखे थे ना आप लोग, डिफिनेशन के बाद एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये भी लिख दीजिएगा बेसिस पे, ये बेसिस पे, फिर डायमेंशन आप वेक्टर स्पेस भी कर लीजिएगा। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कहीं फाइनाइटली भी लिखेगा तो कोई समझ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बात ही एक ही है। अब देखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे वेक्टर स्पेस तो ठीक है, लेकिन जब बोल देगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है या फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, बात एक ही रहेगी। तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि उस वेक्टर स्पेस के पास अपना एक सबसेट है, और वो सबसेट कैसा है? वो सबसेट ऐसा है जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। बात समझ में आ रही है? जब भी ये चीज बोला जाएगा कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ऐसा कुछ भी बोल दिया जाएगा तुरंत, है ना। और खासकर आपको वर्ड जो सुनाई देगा वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के नाम सुनाई देगा। तो जो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होते हैं वह अगर जैसे ही बोला जाएगा कि भाई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तुरंत आपके समझ में आ जाना चाहिए कि उस वेक्टर स्पेस के पास अपना एक सबसेट है, ये है उसके पास, और जो उसको क्या करता है? लीनियरली स्पैन करता है। अभी इसी में आप जस्ट इसी के बाद थ्योरम पढ़ेंगे। इस थ्योरम का नाम होगा एग्जिस्टेंस थ्योरम। और एग्जिस्टेंस थ्योरम कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, मतलब हर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस पास अपना एक बेसिस जरूर होता है, या ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, है ना, ऑलवेज पजेजेज अ बेसिस,
मतलब हर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हमेशा एक बेसिस रखता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही बोला फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मतलब कि उसके पास अपना एक सबसेट है जो उसको स्पैन कर रहा है। अब उसी सबसेट को जो स्पैन कर रहा है वो है, अगर हमको बेसिस दिखाना है तो खाली उसी को एलआई दिखा देंगे, हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मेन अभी दिमाग में पहले ये भर लीजिए कि जैसे ही फाइनाइट डायमेंशनल फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का नाम आएगा तुरंत आप समझिए कि ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसके पास अपना एक सबसेट है और जो उस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। ये चीज है तुरंत उसके पास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? चलिए आप हेडिंग किए ना, देखिए इसमें अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ a vector space V of is said to be a vector space V of is said to be finitely generated or is said to be finitely generated or finite dimensional vector space or finite dimensional vector space if there exists a subset capital S of V of, if there exists a subset capital S of V of such that alias is equal to V, such that alias is equal to V, that is such that alias is equal to V, that is each element of vector space V of, that is each element of vector space V of can be expressed, each element of vector space V of can be expressed as a linear combination of, can be expressed as a linear combination of, can be expressed as a linear combination of elements of S, linear combination of elements of S, मतलब V का हर एक एलिमेंट S के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आया कि किसी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर कहा गया है या फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहा गया है तो इसका मतलब कंफर्म है कि उस वेक्टर स्पेस के पास एक सबसेट होगा जो उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा, या V का हर एक एलिमेंट उस सबसेट के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। एक बात कंफर्म। बात समझ में आ रही है ना? अब हेडिंग करिए बेटा एग्जिस्टेंस थ्योरम, क्योंकि बिना इसको जाने एग्जिस्टेंस थ्योरम आप नहीं कर पाएंगे, तो पहले एग्जिस्टेंस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम, इसको इस नाम से भी जानते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, there exists a basis for each finitely generated vector space, there exists a basis for each finitely generated vector space, there exists a basis for each finitely generated vector space or each finitely generated vector space, each finitely generated vector space, each finitely generated vector space always possesses a basis, POSSE है ना करके, always possesses, POSSESSES, always possesses a basis, बेसिस। बात समझ में आ गई है ना? ये थ्योरम का, एग्जिस्टेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा तो कंफर्म गारंटी उसके पास बेसिस होगा। हर वेक्टर स्पेस पास बेसिस हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हर वेक्टर स्पेस पास बेसिस हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
जैसे भी वेक्टर स्पेस आप R2R लिखे तो उसका बेसिस आपने दिखा दिया 1001 है ना, लेकिन ऐसा नहीं कोई वेक्टर स्पेस उठा लो तो उसका अपना एक बेसिस होगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये जरूरी नहीं कि हर वेक्टर स्पेस के पास अपना एक बेसिस हो, लेकिन हाँ अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो गारंटी उसके पास एक बेसिस होगा। लेकिन उसके पहले वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसमें वेक्टर स्पेस और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में अंतर को समझिएगा। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन लोगों को होता है। वेक्टर स्पेस और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में अंतर क्या है कि जो वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड होगा उसके पास एक अपना सबसेट होगा, एक सबसेट उसके पास एक एग्जिस्ट करेगा, ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो उसको स्पैन करेगा, या उस वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट उस सबसेट के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में देखा जा सकता है ना, तब वो बोलते हैं फाइनाइटली जनरेटेड। और सिंपली वेक्टर स्पेस है तो वहाँ कोई बात ही नहीं है, उसके पास सबसेट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर फाइनाइटली जनरेटेड है तो गारंटी है उसके पास अपना एक सबसेट है जो उसको क्या कर रहा है, जो उसके एलिमेंटों को लीनियरली स्पैन कर रहा है। क्लियर है? तो ये है भैया एग्जिस्टेंस थ्योरम। स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात बहुत सिंपल 1 लाइन का स्टेटमेंट है, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से मैं अभी प्रूफ करूंगा, पहले पूरा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा प्रूफ, है ना, उसके बाद आप नोट करिएगा, पहले समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि बी ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। हम मान लेते हैं जो वी ऑफ है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। क्लियर? वी ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। अगर वी ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो तुरंत इसका मतलब तुरंत आप लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, ये तो डिफरेंस होता है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का। देयर एग्जिस्ट अ सबसेट यस ऑफ वी ऑफ दैट इज S is a subset of V of such that LAS is equal to V। शार्ट में ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब कि अगर V of फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो तुरंत समझ जाइए कि उसके पास अपना एक सबसेट होगा जो उसको क्या करेगा, स्पैन करेगा। स्पैन करने का मतलब याद रखिएगा, स्पैन करने का मतलब यस का एलिमेंट जनरेट करेगा V के एलिमेंटों को, मतलब यस के एलिमेंटों के साथ हम इस स्केलर को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में मल्टीप्लाई करके लेंगे तो वहां से V का एलिमेंट प्राप्त हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और या तो इसको हम ये भी कह सकते हैं स्पैन करने का मतलब कि V का हर एक एलिमेंट यस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाएगा। अगर यस V को स्पैन कर रहा है तो गारंटी है कि V का हर एक एलिमेंट यस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास है, ठीक है। तो देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें यह यहाँ पे यह शो करना है, ये तो आपके पास है। देन वी हैव टू शो दैट वी ऑफ हैज अ बेसिस, वी ऑफ के पास एक बेसिस है, ठीक है। तब ये हमें शो करना है। अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो गारंटी है कि ऐसे वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस होगा। बात समझ में आ रही है? चलो लेट कर लेते हैं S इज इक्वल टू, भाई यस हमारे पास है भी आपके पास, S इज इक्वल टू x1 x2 x3, बहुत ध्यान समझिएगा, x4 डाटा डॉट xn बी अ सबसेट ऑफ V ऑफ सच दैट LAS इज इक्वल टू V। एक यह सबसेट है उसके पास, क्योंकि क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है, उसके पास अपना एक सबसेट है, तो सबसेट है तो कंफर्म है कि वो स्पैन करेगा। तो कौन सबसेट है? मैंने मान लिया कि ये एक सबसेट है उसका V ऑफ का, जो उसको क्या करता है, स्पैन करता है। अब देखो मुझे बेसिस दिखाना है, तो अगर यही जो अगर ये स्पैन कर ही रहा है, यही सबसेट भी है, स्पैन कर भी रहा है, तो अगर इसी को हम LI दिखा दें तो यही बेसिस बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। भाई देखो वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, उसके पास अपना एक सबसेट है जो उसको स्पैन कर रहा है। हमको दिखाना है कि उसके पास बेसिस भी होगा, तो वही जो सबसेट जो उसको स्पैन कर रहा है सबसेट भी है, अगर वही LI हो जाए तो बेसिस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो बेसिस होता है ना, वो LI होता है, साथ ही साथ वो क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है और वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। तो यहाँ ऑलरेडी जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो कंफर्म है कि उसके पास अपना एक सबसेट होगा। मैंने मान लिया उसका सबसेट यस है, जिसमें इस तरह से n एलिमेंट है जो उसको क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। अगर इसी सबसेट को हम LI दिखा दें, बेसिस बन जाएगा, क्योंकि बेसिस होने के दो कंडीशन, एक स्पैन करने वाली बात, तो ये स्पैन कर ही रहा है
है ना, और बस खाली एल आई हो जाएगा तो बेसिस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस हम इसी को एल आई दिखाने काम बन जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये एल आई होगा कैसे, कैसे दिखाएंगे? तो आप जानते हैं एल आई कैसे दिखाते हैं, है ना, जितने एलिमेंट होते हैं उतना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, इक्वल टू 0 करते हैं, स्केलर लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, फिर स्केलर की वैल्यू देखते हैं, अगर सभी स्केलर 0 हो गए तब काम बन जाएगा, तब एल आई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब देखो यहाँ पे ये चीज हमारे पास है, इफ एस इज एल आई, अगर यस एल आई हो जाए, मान लो अगर यस एल आई हो जाए, अच्छा यस होगा क्या? यस या तो एल आई होगा या तो एल डी होगा। किसी भी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है, वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है वो या तो एल आई होगा या तो एल डी, ये गारंटी है। किसी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है, जो वेक्टरों का सेट होता है, वेक्टरों का जो सेट होगा वो या तो एल आई होगा या तो क्या होगा, एल डी। तो इस तरह से जो यस है यह भी या तो एल आई होगा या तो एल डी। अगर यस एल आई हो जाए, इफ यस इज एल आई देन यस बिकम्स द बेसिस ऑफ वी ऑफ, काम खत्म हो जाएगा, बिकम्स द बेसिस ऑफ वी ऑफ। क्यों? क्योंकि यस स्पेन कर ही रहा है, अगर वो यस एल आई हो जाएगा तो वी ऑफ का बेसिस बन जाएगा, थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बट इफ एस इज एल डी तब क्या होगा? क्योंकि दोनों हो सकता है ना, एल आई होगा तो भाई काम खत्म, बात समझिएगा। यहाँ पे यस स्पेन कर ही रहा है, अगर यस एल आई होगा तो यस बेसिस बन जाएगा, थ्योरम कंप्लीट कि हमारे वी एफ के पास एक बेसिस हो गया। लेकिन यस हमारा कुछ भी हो सकता है, एल आई भी हो सकता है, एल डी भी, तो एल आई होगा तो काम तो बन गया। लेकिन अगर एल डी होगा तब क्या होगा, तब देखना है वहां पे। तो अगर यस एल डी होगा तो आप जानते हैं, और कोई सेट एल डी है देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, मान लेते हैं एक्स की, ध्यान देखिएगा, एक्स की बिलोंग्स टू एस and k is lies in between 2 to n such that xk can be expressed as a linear combination of its preceding वेक्टर। ये थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इस थ्योरम को मैं एक तरीके से मैं अभी और देख के आया हूँ, एक तरीके से मैं इसको और सब प्रूफ बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको, और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और बताना चाहिए मुझे। बट अभी ये जान लीजिए, ये चीज आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टरों का सेट एल डी है, तो थ्योरम आपने पढ़ा था स्टेटमेंट कि अगर कोई वेक्टरों का सेट एल डी है तो कन्फर्म है कि 2 से n लास्ट तक, है ना, उस बीच में कोई ना कोई एक वेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में देखा जाएगा। तो मैंने मान लिया कि देखो ये यस अगर एल आई तो थ्योरम खत्म वहीं पे, अगर ये यस एल डी होगा तो कंफर्म है कि एक वेक्टर हमारा ऐसा होगा जो 2 से लेके n के बीच में होगा, वो ऐसा होगा जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में देखा जा सकता है ना। दैट इज xk इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 और प्लस डॉट 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 पीछे वालों तक, पीछे वाले मतलब कहां तक, ak माइनस 1 xk माइनस 1। तो वही xk जो है अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में देखा जा सकता है, यही इसका मतलब है ना। मतलब xk को आप ऐसे देख सकते हो, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k माइनस 1 ai xi, क्लियर है। और जो ai कहां का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर एल डी हुआ तब तो ये चीजें आपके पास होंगी। तो अच्छा चलो भैया, अब हम बात आती है भाई कि हाँ, अगर ये एल डी है तो उसमें एक ऐसा एक्स के एग्जिस्ट करेगा जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में देखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्स को रिमूव कर देंगे। वो जो सेट हमारा यस है, अगर उस सेट यस से हम एक्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें। अगर इसी की वजह से समस्या, इसको हटा दो, है ना, तो इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करके एक नया सेट बनाएंगे, और जो नया सेट बनाएंगे हम फिर देखेंगे कि जो नया सेट है वो पहले देखेंगे कि वो भी को स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और भी को स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ ही साथ फिर देखेंगे कोई एल डी है कि एल आई है। बात समझ में आ रही है। तो अगर वो भी को स्पैन कर रहा है, नया वाला सेट सबसेट अगर भी को स्पैन कर रहा है, अगर वो एल आई हो गया थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एल डी हो जाएगा तब, तो फिर अगेन देयर एग्जिस्ट
और वेक्टर है ना x कुछ और नाम दे देंगे, m दे देंगे, है ना, फ्रॉम 2 to n such that vector can be expressed as a linear combination of its preceding one या its preceding vector। फिर क्या करेंगे कि अच्छा ठीक भैया ये बात है, तो एक बार क्या करते हैं, उसको फिर हटा देते हैं, उसको निकालेंगे वहां से, फिर एक नया सबसेट बनाएंगे। मेरी बात समझिएगा, एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे, करना यह है कि जैसे यस हमारा एलआई थ्योरम कंप्लीट, अगर यस एलडी तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर यस एलडी तो ये कंफर्म वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ वाला केस था, मतलब अगर कोई वेक्टर अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है तो ऐसे वेक्टरों का सेट एलडी होगा। तो इसी की वजह से हो रहा है, तो इसी को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उस यस में से। जब इस एक्स को उस यस में से हटाएंगे तो हटाने पे एक नया सबसेट बनेगा, फिर उस नए सबसेट को हम बेसिस के रूप में देखना चाहेंगे। अगर वो नया सबसेट स्पैन कर गया भी को तो फिर देखेंगे कोई एलआई है कि नहीं। अगर वह एलआई है तब तो थ्योरम कंप्लीट, अगर वह एलडी है तो फिर एक बोलेंगे कि फिर मतलब फिर एक वेक्टर ऐसा है जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाएगा उसमें, फिर उसको रिमूव करेंगे, फिर एक नया सबसेट बनाएंगे, फिर देखेंगे कोई नया वाला सबसेट उसको स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर स्पैन कर रहा है तो फिर अगर वो एलआई होगा थ्योरम कंप्लीट, अगर एलडी होगा तो इसका मतलब फिर एक वेक्टर ऐसा होगा 2 से n के बीच में जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है, फिर उसको हटाएंगे वहां से, फिर एक नया सबसेट बनाएंगे। ऐसे एक एक वेक्टर आप निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे, और निकालते निकालते इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते आपको उस वेक्टर स्पेस भी का एक ऐसा सबसेट मिल जाएगा जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट बच जाएगा। भाई अगर 10 हैं शुरू में, एक निकाले 9 वाला हो गया है ना, आप सबसेट बन गया 9, उसमें 9 एलिमेंट है, एक निकाले 8 7, तो एक कंडीशन ऐसा भी आ जाएगा वहां तक पहुंच जाओगे आप ऐसा करते करते जब सबसेट में जब वेक्टर स्पेस के सबसेट में केवल और केवल एक एलिमेंट रह जाएगा, है ना, और फिर उसको भी दिखा दो कि वो स्पैन कर रहा है। अगर वह एलआई होगा तो लेकिन वहां प्रश्न नहीं उठता एलआई होने का, मालूम क्यों? क्योंकि अगर कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का ऐसा हो जिसके पास एक ही एलिमेंट हो और वो भी नॉन जीरो वेक्टर उसके पास हो तो डेट ऑलवेज एलआई, वो हमेशा एलआई होता है। बस काम वही थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिसीडिंग वाला कांसेप्ट क्यों सर यूज कर रहे हैं? मतलब एलडी का तो डायरेक्ट मतलब हाँ। एक लिमिटेशन नॉट इक्वल 0। हाँ सर जी वही अप्लाई करते हैं, मतलब ये प्रिसीडिंग मेथड वाला ऐसा कांसेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट ऐसा इसलिए बस उसी वजह से चल रहा है क्योंकि हमको इसको दिखाना है जो है एलआई, एक ऐसा सबसेट इसका दिखाना है जो क्या हो एलआई हो। तो अगर ये एलआई हुआ तो काम खत्म हो गया, तो थ्योरम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये एलडी भी हो सकता है, तो एलडी होगा तो एलडी होने के लिए है ना, जैसे हम कई नियम जानते हैं एलडी का, लेकिन हमें एक्चुअली में हमें पता नहीं है कि हमारे सबसेट में एलिमेंट कौन कौन है, हमें एलिमेंटों का तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस हिसाब से हम कोई ऐसा स्टेटमेंट एलडी वाला लेके चलेंगे है ना जो जनरल बातें करता हो। तो जनरल बात यह है कि अगर कोई सेट एलडी है तो कंफर्म है कि 2 से n के बीच में एक ऐसा वेक्टर जरूर मिलेगा जो अपने पीछे वाले वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो जो देखा जा सकता है उसी को हटा दो वहां से। अगर मान लीजिए हमको पता चला कि ये मान लीजिए इतने लोग हैं, ये जो सेट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा ये जो आप लोग बैठे हैं